एवरीवन, दिस इज ज्योति शुक्ला। वेलकम टू ऑल इन दिस चैनल लेट्स स्टडी बेसिक्स विद मी। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि मैं यहाँ पर बीपीएससी का प्रैक्टिस सेट डिस्कस कर रही हूँ, जिसमें आप देख सकते हो कि एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट जो है मैं एक के बाद एक डिस्कस कर रही हूँ। आपने देखा होगा कि मैंने 5 to 6 जो है पार्ट्स में 2 प्रैक्टिस सेट जो है वो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और एडुटेरिया का जो सेकेंड प्रैक्टिस सेट है उसका पार्ट 1 मैंने 51 क्वेश्चन जिसमें डिस्कस किया है, वो प्रीवियस वाले वीडियो में है, फर्स्ट पार्ट करके है। तो वहाँ पर अगर आपने नहीं देखा है तो आप जा करके विजिट करिए, आपको डेफिनेटली काफ़ी कुछ चीज़ें जो है वो सीखने को मिलेंगी। तो 51 क्वेश्चन हमारा हो चुका था। नेक्स्ट आते हैं 52nd नंबर क्वेश्चन में। देख सकते हो आप 52nd नंबर क्वेश्चन क्या कुछ है। तो 52nd में द फर्स्ट क्वेश्चन इज 52 में देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलना नाम की किताब प्रकाशित की। तो ये बिल्कुल सही है। ताराबाई शिंदे जो है वो आपको पुणे में काफ़ी एक्टिव महिला नज़र आती हैं। आप अगर देखोगे तो इन्होंने महिलाओं के उत्थान के लिए जो है अपनी इस पुस्तक में काफ़ी कुछ चीज़ें जो है वो मेंशन की हैं। दूसरा आप देखिए, पंडिता रमाबाई ने हिंदू धर्म में उपस्थित लगभग सभी जातियों की हिंदू महिलाओं की दुर्दशा पर एक किताब लिखा। देखिए, पंडिता रमाबाई काफ़ी विद्वान विदुषी महिला थी, संस्कृत की जो है वो विदुषी महिला थी, और इन्होंने जो है हिंदू धर्म की सभी जातियों के लिए नहीं बल्कि उच्च जाति की महिलाओं के लिए, उच्च जाति की महिलाओं की दुर्दशा के बारे में इन्होंने वर्णन किया है। तो दूसरा ऑप्शन जो है वो गलत हो जाता है। पंडिता रमाबाई के बारे में कुछ और भी चीज़ें जाने तो हम देखते हैं कि इन्होंने जो है पुणे में ही, ठीक है, पुणे में ही इन्होंने काफ़ी कुछ चीज़ें जैसे विधवा आश्रम भी बनाया था, जिसमें महिलाएं जो है अपने ससुराल से संबंधित कोई भी विवाद होता था या अपनी चीज़ें जो है वो यहाँ पर आकर के शेयर करती थी। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कौन सा कथन सत्य है, तो केवल पहला ऑप्शन जो है वो सही है। तो 52 का ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 53 में आते हैं, बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। आप बाल विवाह अधिनियम से आप ये भी ध्यान रखिएगा, इसी को बोलते हैं शारदा एक्ट, ठीक है, शारदा एक्ट। क्योंकि हरबिलास शारदा जो थे, इन्होंने इस अधिनियम को आगे बढ़ाने का काम किया था, बढ़ाने का, इसको एक तरीके से लाने का काम किया था। तो ये 1929 में लाया गया था। तो बाल विवाह निषेध अधिनियम जो है, इसमें आप देख सकते हो कि जो पुरुष थे उनके लिए जो विवाह की आयु निश्चित की गई थी वो 18 वर्ष की गई थी, और महिलाओं के लिए 14 वर्ष जो है वो की गई थी कि मिनिमम इतना एज होना चाहिए। इससे कम एज में अगर शादी होता है तो किसी को भी पुलिस उसको अपनी कस्टडी में ले सकता है। तो अगर आज के समय पर देखें तो ये एज को जो है वो एक्सटेंड कर दिया गया है। पहले तो 18 महिला और 21 पुरुष हुआ था, लेकिन अभी और भी ज़्यादा इसको एक्सटेंड कर दिया गया है, ठीक है। तो महिलाओं को 21 और पुरुषों को 23 कर दिया गया है। तो इसमें समय समय पर नियम जो है वो चेंज होते रहते हैं। आगे आते हैं तो 53 का हो गया सी ऑप्शन। 54 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, जाति उन्मूलन के लिए काम करने के लिए परमहंस मंडली का गठन किस वर्ष किया गया था। तो 1835, 1840, 1852, 1872। तो इसका बी ऑप्शन जो है वो सही है, 1840 जो है वो करेक्ट आंसर है। 55 में आते हैं, जाति सुधार आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, सतनामी आंदोलन की शुरुआत गुरु घासीदास ने पश्चिम भारत में की थी। तो सतनामी आंदोलन की शुरुआत तो गुरु घासीदास ने ही की थी, लेकिन पश्चिम भारत में नहीं बल्कि मध्य भारत में की थी, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन जो है वो गलत हो गया। दूसरा देखेंगे, पूर्वी बंगाल में हीरादास ठाकुर के मथुआ पंथ ने चंडाल काश्तकारों के बीच काम किया। तो बिल्कुल सही है, यानी केवल 2 ऑप्शन जो है वो सत्य कथन पूछा है, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 56 में आते हैं, ओरु जाति मतम, ठीक है, ओरु मतम ओरु देवम मनुष्यानु, मानवता की एक जाति, एक धर्म और एक ईश्वर है, यह किसका कथन है। तो ये श्री नारायण गुरु कहाँ पर थे, ये केरला में आपको एक्टिव दिखाई देते हैं, ठीक है। तो केरला में भी जो है बहुत ज़्यादा छुआछूत जैसी चीज़ें जो है वो चल रही थी। तो ये श्री नारायण गुरु जो हैं वो इसको एक तरीके से बताते हैं कि मानवता ही एक जाति है, एक धर्म है और वही एक ईश्वर है। तो हमें मानव को जो है एक तरीके से उनका आदर सत्कार करना चाहिए। 57 में आते हैं, गुलामगिरी पुस्तक की रचना ज्योतिबा फूले ने किस वर्ष की थी। तो देखिए, गुलामगिरी जो ज्योतिबा फूले हैं, इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। आपको याद होगा, अक्सर करके ये क्वेश्चन बनता है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी। तो सत्यशोधक समाज की जो स्थापना की थी वो ज्योतिबा फूले ने की थी। और कब की थी, तो ये 1873 में की थी। ये आप ध्यान में रखेंगे। महाराष्ट्र में ये काफ़ी ज़्यादा एक्टिव जो है वो नज़र आते हैं, छुआछूत
छूत से संबंधित बहुत सारी कुरीतियों को ये खत्म करने का काम करते हैं। 58 नंबर में आते हैं, प्रार्थना समाज की स्थापना कब की गई? तो ये 1867 में की गई थी। और किसने की थी? तो ये आत्माराम पांडुरंग ने की थी। किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे आते हैं 59 नंबर क्वेश्चन में, भारत में आर्म्स एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो सन 1878 में आर्म्स एक्ट को पारित किया गया था। 60 में आते हैं, इल्बर्ट बिल लागू करने के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, 1883 में सरकार ने इल्बर्ट बिल लागू करने का प्रयास किया। बिल्कुल सही है। देखिए, इल्बर्ट बिल जो है वो लॉर्ड रिपन से संबंधित है। वही लॉर्ड रिपन जिसने जो है जनगणना को कंटिन्यूटी में लाया था 1881 में। और उसी के साथ में आप एक चीज़ और भी ध्यान रखेंगे कि लॉर्ड रिपन के ही समय पर स्थानीय स्वशासन, ठीक है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर करके पूछा जाता है कि जो स्थानीय स्वशासन है वो किसके समय में लाया गया था? तो वो लॉर्ड रिपन के समय में किस वायसराय के कार्यकाल में लाया गया था? तो ये आपके हो जाएंगे लॉर्ड रिपन। ठीक है, और दूसरा दिया है, इस बिल के जरिए भारतीय अखबारों पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया गया। ये गलत है। देखिए, लॉर्ड रिपन का जो ये इल्बर्ट बिल विवाद शुरू हुआ था, इसमें इन्होंने क्या कर दिया था कि जो भारतीय जज होंगे वे भी अंग्रेजों के जो भी केस वगैरह होंगे उनको देखेंगे। तो यहाँ से अंग्रेजों के मन में ये आता है कि ये क्या कर रहा है, ये तो भारतीय और अंग्रेजियों को जो है वो बराबर करने की कोशिश कर रहा है। तो इसलिए अंग्रेज जो है वो काफ़ी ज़्यादा रुष्ट होते हैं अपने ही वायसराय से, रिपन से। इवन उनके ऊपर केस वगैरह भी चलाया जाता है। तो काफ़ी अच्छे थे रिपन। अगर सभी आपसे पूछा जाए कि अगर सभी वायसरायों में से अच्छे वायसराय का आप नाम बताइए, तो उनमें से एक रिपन जो है उन्होंने काफ़ी अच्छा काम करने की कोशिश कर दी थी। तो यहाँ पर पूछा है सत्य कथन, तो केवल एक जो है वो सही हो जाएगा। दूसरे में आते हैं 61 में, कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, 1885 में देश भर के 72 प्रतिनिधियों ने मुंबई में सभा करके भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना का फैसला किया। तो बिल्कुल सही है। दूसरा है, संगठन के प्रारंभिक नेता दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश संसद के सदस्य रह चुके थे। ये भी सही है। सेवानिवृत्त ब्रिटिश अफसर ए.ओ. ह्यूम की कांग्रेस की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो बिल्कुल सही है। ये सबके सब ऑप्शन जो है वो सही हो जाएंगे, यानी कि डी ऑप्शन सही है। अच्छा, इसी में अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि जब कांग्रेस की स्थापना हुई 1885 में, उस समय भारत का जो वायसराय था वो कौन था? तो उस समय था लॉर्ड डफरिन। ठीक है, लॉर्ड डफरिन। उसका ये सोचना था कि हम एक ये जो है मंच लाएंगे और उस मंच की सहायता से हम सारे के सारे जो राष्ट्रवादी लोग हैं ना उनको हम खत्म करने का प्रयास करेंगे। 62 नंबर में आते, स्वराज की मांग सर्वप्रथम किसने की थी? तो आपको पता होगा बाल गंगाधर तिलक। लाल बाल पाल गर्म पद्धियों में जो बाल गंगाधर तिलक थे उन्होंने ही कहा था कि स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। तो बाल गंगाधर तिलक ने काफ़ी ज़्यादा लोगों को प्रोत्साहित करने का काम किया, राष्ट्रीय भावना से लोगों को भरने की कोशिश की। इन्होंने ही गणेश पूजा, जो गणेश उत्सव आज के समय पर इतनी धूमधाम से मनाया जाता है, तो ये शुरुआत करने का काम बाल गंगाधर तिलक ने किया था। मराठा साम्राज्य का पूरा रैली वगैरह निकालना, ये सारी चीज़ें कि आप सभी लोग जानो कि हमारा इतिहास कितना अच्छा रहा है, हम लोग कितने मजबूत रहे हैं, लोगों को देश भावना की से ओतप्रोत करने का बहुत कोशिश किया। आते हैं 63 नंबर क्वेश्चन में, अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन के पीछे क्या तर्क दिया? देखिए, जब 1905 में ये हमारे बंगाल का जब विभाजन हुआ तो उस समय पर ये लॉर्ड कर्जन था। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा वायसराय था, तो लॉर्ड कर्जन था। और इसने क्या बोला कि प्रशासनिक सुविधा के लिए हम जो है इसको बांट रहे हैं, क्योंकि बंगाल बहुत बड़ा है और यहाँ पर हमें रूल करने में थोड़ा दिक्कत होती है, इसलिए हम जगह जगह तक पहुँच नहीं पाते हैं। तो उसने बोला कि प्रशासनिक सुविधा, लेकिन इनका तो मेन ये था कि फूट डालो और राज करो वाली नीति थी। तो ये जो है भारतीयों को बस बहकाने का काम कर रहे थे। 64 में आते हैं, 1917 में घटित रूसी क्रांति के प्रमुख में कौन से विचार निकलकर संपूर्ण विश्व में फैले? तो देखिए, जब 1917 की रूसी क्रांति होती है तो वहाँ से समाजवाद का विचार जो है वो बहुत तेज़ी से फैलता है। जैसे कि आप देख सकते हो हमारे इंडिया में भी पंडित जवाहरलाल नेहरू के ऊपर और आप देखो तो सुभाष चंद्र बोस के ऊपर, भगत सिंह के ऊपर, ठीक है, चंद्रशेखर आज़ाद के ऊपर, इन सब लोगों के ऊपर समाजवाद का बहुत ही ज़्यादा असर पड़ता है। आगे चलते हैं 65 नंबर क्वेश्चन में, 1919 के पश्चात राष्ट्रीय आंदोलन में जन भागीदारी बढ़ाने के निम्नलिखित कारण क्या थे? प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात महंगाई में तेजी से बढ़ोतरी, परिणाम स्वरूप जनता त्रस्त हुई। सही है। 1917 की रूसी क्रांति, गांधी जी के, ये भी सही है, गांधी जी के सत्याग्रह और अहिंसा के विचार, ये भी सही है। यानी कि सभी के सभी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएंगे, 1 2 3, यानी कि डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे चलते हैं हम
65 के बाद 66 में रूलेट एक्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह कानून अभिव्यक्ति और स्वतंत्रता जैसे मूलभूत अधिकारों पर अंकुश लगाने और पुलिस को ज़्यादा अधिकार देने के लिए लागू किया गया था। बिल्कुल सही है। रूलेट एक्ट के विरोध में शुरू किया गया रूलेट सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला अखिल भारतीय संघर्ष था। ये भी सही है, यानी कि दोनों के दोनों ऑप्शन जो है वो सही हो जाएंगे। आप देख सकते हो 66 का सी जो है वो सही है। 67 में आते हैं, असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह खिलाफत आंदोलन के बाद प्रारंभ हुआ, फिर दोनों को एक साथ जोड़ दिया गया। बिल्कुल सही है। देखिए, असहयोग आंदोलन जो है वो 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था, लेकिन खिलाफत आंदोलन 1919 में ही शुरू कर दिया गया था। बाद में खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन दोनों को जोड़ दिया गया था। दूसरा है, असहयोग आंदोलन की मुख्य मांग स्वराज थी। बिल्कुल सही है। इसमें बड़ी मात्रा में सरकारी संस्थाओं का बहिष्कार किया गया, उपाधियां लौटाएगी और विदेशी कपड़ों की होली जलाएगी। बिल्कुल सही है। देखिए, बहुत सारी संस्थाओं का बहिष्कार किया गया था और उसी समय पर स्वदेशी संस्थाएं जो है वो खोली गई थी। जैसे आप देख सकते हो, बनारस में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, बिहार में विद्यापीठ, गुजरात में विद्यापीठ, बहुत सारे जगहों पर विद्यापीठ की स्थापना की जाती है, जहाँ पर लोग जो है सरकारी स्कूलों को छोड़ देते हैं और इन स्कूल कॉलेजों में जा करके पढ़ाई करते हैं। तो डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। 68 में आते हैं, पंजाब में सिखों के अकाली आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? पंजाब से अंग्रेजों को बाहर करना? नहीं। अंग्रेजों की सहायता से गुरुद्वार में बैठे भ्रष्ट महंतों को हटाना? बिल्कुल सही है। सिखों में आत्मसम्मान और राष्ट्रीयता की भावना जगाना? नहीं। राष्ट्रीय आंदोलन के लिए सिखों को एकत्रित करना? नहीं। इसका बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। 69 में आते हैं, 1929 में पारित पूर्ण स्वराज प्रस्ताव निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में यह प्रस्ताव पारित किया गया? नहीं, ये नेहरू की अध्यक्षता में पारित किया गया था। ठीक है। तो जब लाहौर का अधिवेशन हुआ था, ठीक है, लाहौर का अधिवेशन हुआ था 1929 में, उस समय नेहरू जो थे वो कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे और उन्होंने ही रावी नदी के तट पर, कौन सी नदी के तट पर? रावी नदी के तट पर झंडा फहराया था और जो है स्वतंत्रता दिवस को घोषित कर दिया था और इन्होंने ये कहा था। तो सुभाष चंद्र बोस पहला गलत हो गया। इससे 26 नवंबर 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। गलत है, 26 नवंबर नहीं बल्कि 26 जनवरी हो जाएगा। 26 जनवरी, तो ये भी गलत है, यानी पहला और दूसरा दोनों गलत है, यानी डी हो जाएगा, ना तो 1 और ना ही 2। 70 में आते हैं, भगत सिंह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, भगत सिंह ने वर्ष 1924 को दिल्ली स्थित फिरोज शाह कोटला में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की? नहीं, HSRA की स्थापना जो है 1924 में नहीं बल्कि 1928 में की गई थी। तो पहला ऑप्शन जो है वो गलत हो गया। दूसरा है, 17 दिसंबर 1928 को अपने साथियों के साथ सैंडर्स नामक पुलिस अफसर की हत्या की। ठीक है। 1929 में ईस्वी में केंद्रीय विधान परिषद में बम फेंका। तो ये भी सही है, यानी कि दूसरा और तीसरा ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। सी, यानी कि सी, दूसरा और तीसरा जो है वो सही है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं 71 में, राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किया गया था। ठीक है। 1937 में प्रांत विधायिकाओं के चुनाव में कांग्रेस को 11 में से 7 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी थी। दोनों ही सही है, यानी सी ऑप्शन जो है वो सही है। 71 का सी। 72 में आते हैं, किस वर्ष मुस्लिम लीग ने स्वतंत्र राज्य की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया? तो ये जो है 1940 में जो है एक प्रस्ताव जो है वो पारित किया गया था। 73 में आते हैं, सुभाष चंद्र बोस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वे समाजवादी विचार वाले नेता थे। सही है। उन्होंने आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी। ये भी सही है, यानी सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। 73 का सी। 74 में आते हैं, भारतीय इतिहास में दर्ज बर्बर प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मुस्लिम लीग द्वारा कब प्रारंभ किया गया था? तो 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया था मुस्लिमों के द्वारा और उनका ये कहना था कि एक पाकिस्तान जो है एक अलग राज्य की, एक अलग देश जो है वो बनना चाहिए। मांटेस्क्यू के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक पुस्तक की रचना की। सही है। यह पुस्तक में सत्ता के शक्ति के विभाजन की बात लिखी है। दोनों ही सही हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 76 में आते हैं, फ्रांस की नेशनल असेंबली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, 1791 के संविधान ने कानून बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली को सौंप दिया। ठीक है। नेशनल असेंबली अप्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती थी। सही है। 25 वर्ष से अधिक उम्र वाले सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार था। नहीं, सभी नागरिक तो
नहीं थे। तो पहला और दूसरा ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। आप देख सकते हैं सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 77 में आते हैं, फ्रांस के राष्ट्रगान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, फ्रांस की राष्ट्रगान का नाम मार्सिले है, सही है। यह गीत पहली बार स्वयं सेवियों ने पेरिस की ओर कूच करते हुए गाया था, दोनों ही सही है, यानी सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 77 का सी। 78 में आते हैं, यूरोपीय समाजवाद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, समाजवादी निजी संपत्ति के विरोधी थे, ठीक है। कोऑपरेटिव यानी सामूहिक उद्यम समाजवाद का ही एक स्वरूप है, सही है। मार्क्स का मानना था कि औद्योगिक समाज पूंजीवादी समाज है, बिल्कुल सही है, यानी कि सभी के सभी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएंगे। डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 79 में आते हैं, खूनी रविवार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह घटना 1917 में घटी जब मजदूरों का एक दल जार के महल के सामने विरोध प्रदर्शन करते थे। गलत है, 1917 में नहीं, ये 1905 में हुआ था और ये जो है रशिया में हुआ था। दूसरा है, मजदूर कार्य अवधि घटाकर 8 घंटे कर वेतन वृद्धि और कार्य स्थिति में सुधार की मांग कर रहे थे, तो सही है, केवल 2 जो है वो सही हो जाएगा। आगे आते हैं 80 नंबर में, जर्मनी को आर्थिक संकट से निकलने के लिए अमेरिकी सरकार ने कौन सी योजना बनाई थी? तो अमेरिकी सरकार ने डाफ्ट योजना जो है वो बनाई थी। 81 में आते हैं, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा हाल ही में मूल्य प्रवाह 2.0 दिशा निर्देश जारी किए गए। मूल्य प्रवाह 2.0 दिशा निर्देशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? पहला है, इसका उद्देश्य उच्च शिक्षा संस्थानों में नैतिक प्रथाओं और मानवीय मूल्यों को बढ़ावा देना, तो यही हो जाएगा। दूसरा, इसका उद्देश्य विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक मानकों और अनुसंधान आउटपुट में सुधार करना, नहीं, ये गलत है। तीसरा है, उद्देश्य उच्च शिक्षा के बुनियादी ढांचे के लिए पोषण और संसाधन बढ़ाना है, ये भी नहीं सही है। इसका उद्देश्य स्नातकों के रोजगार कौशल को बढ़ाना और उन्हें नौकरी बाजार के लिए तैयार करना, ये भी नहीं सही है। तो यहाँ पर आपका जो सही है वो आपका पहला ऑप्शन सही है। 82 में आते हैं, निम्नलिखित में कौन सा बायो इमेजिंग बैंक का प्राथमिक उद्देश्य है? पहला, अनुसंधान उद्देश्यों के लिए उच्च गुणवत्ता वाली जैविक छवियों और संग्रहित को साझा करना। दूसरा, चिकित्सा इमेजिंग प्रौद्योगिकी का उपयोग करके बीमारियों का निदान करना और रोगी की स्वास्थ्य की निगरानी करना। तो आप सभी ऑप्शन जो है वो देख सकते हैं। तो 82 का जो आपका सही ऑप्शन होगा वो ए हो जाएगा, यानी पहला ही ऑप्शन जो है वो सही है, उच्च गुणवत्ता वाली जैविक छवियों को संग्रहित करना। तीसरा आप देखो तो दूसरा गलत है। तीसरा, जैविक अनुप्रयोगों के लिए नई इमेजिंग तकनीकों का विकास और व्यवसायीकरण करना, सही है। बायो इमेजिंग अनुसंधान के महत्व के बारे में जनता को शिक्षित करना, ये भी जो है ये सब गलत है, मतलब ठीक है। 82 के बाद आते हैं 83 नंबर क्वेश्चन में, हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के द्वारा विकसित काउंटर ड्रोन सिस्टम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह पूरी तरीके से एकीकृत एंटी ड्रोन सिस्टम है जिसमें ड्रोन का पता लगाना, पहचान करना और उसे निष्क्रिय करना शामिल है, ठीक है। इसका उद्देश्य पारंपरिक विमानों और मिसाइलों के खिलाफ हवाई सुरक्षा प्रदान करना है, नहीं। तीसरा है, यह लंबी दूरी का पता लगाने वाला और ट्रैकिंग के लिए रडार सिस्टम का उपयोग करता है, तो सही है। तो इसमें पूछा है कितने कथन सही हैं, तो 2 कथन जो है वो सही है, यानी कि पहला और तीसरा जो है वो सही है, दूसरा जो है वो गलत है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में 84 में, भारतीय न्याय संहिता 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(2) हिट एंड रन मामलों में अधिकतम 10 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान करता है, सही है। दूसरा, धारा 106(2) को एक जमानती प्रावधान के रूप में जाना जाता है जो जमानत की संभावना की अनुमति देता है, तो ये गलत है। तो 84 का जो है वो ए हो जाएगा, वो आपका सही है। 84 का ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 85 में आते हैं, किस अनाज का भारत सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है? तो ये चावल जो है, चावल का सबसे बड़ा उत्पादक भी है और निर्यातक भी है। 86 में आते हैं, विकसित भारत संकल्प यात्रा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह तकनीकी नवाचार, पर्यावरणीय स्थिरता और सामाजिक समानता के प्रति सामूहिक प्रतिबद्धता का प्रतीक है, ठीक है। दूसरा है, विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान PM गरीब कल्याण अन्न योजना और दीनदयाल अंत्योदय योजना पर फोकस किया जा रहा है। तो 86 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो 86 का बी ऑप्शन, यानी केवल 2 ऑप्शन जो है वो सही है, दूसरा सही है, पहला जो है वो गलत हो जाएगा। तो 86 का बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 87 में आते हैं, 87 आप देख सकते हैं, भारत में अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, भारत में शैक्षणिक संस्थानों में अल्पसंख्यक चरित्र शब्द का तात्पर्य अल्पसंख्यक समुदाय में प्रवेश पाने वाले छात्रों की संख्या से है, तो ये गलत है। देखिए यहाँ पर संख्या से संबंधित नहीं है। दूसरा है, भारत के संविधान के तहत अल्पसंख्यक चरित्र का दर्जा
देने का प्राथमिक उद्देश्य शैक्षणिक संस्थानों में सभी समुदायों का समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना है। सभी समुदायों का समान कैसे हो सकता है? कुछ समुदाय तो ऐसे हो सकते हैं जो काफ़ी डेवलप हो, और कुछ समुदाय ऐसे हो सकते हैं जो बहुत पिछड़े हो, तो सभी को उनके अनुसार ही न समानता जो है वो देखी जाएगी। तीसरा देखिए, यदि किसी कॉलेज को अल्पसंख्यक चरित्र का दर्जा दिया गया है तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी इस स्थिति को निर्धारित करने और सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है। तो ये भी गलत है, यहाँ पर कोई भी स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है। 88 में आते हैं, निम्नलिखित में कौन सा निकाय देशों के बीच कानूनी विवादों को निपटाने और संयुक्त राष्ट्र महासभा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और विशेष एजेंसियों द्वारा संदर्भित कानूनी प्रश्नों पर सलाहकार राय देने के लिए जिम्मेदार है? तो ये आप जानते हो आईसीजे, जो कि नीदरलैंड की राजधानी हेग में स्थित है। ठीक है, नीदरलैंड में है आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है, नीदरलैंड में। आगे आते हैं, विमानन में उड़ान ड्यूटी समय सीमा एफडीटीएल का उद्देश्य कौन सा है? एक पायलट द्वारा गैर उड़ान कर्तव्यों पर बिताए जा सकने वाले अधिकतम घंटों को विनियमित करना। नहीं, सही नहीं है। चालक दल के सदस्यों की ड्यूटी पर रहने के कुल समय को सीमित करने के लिए जिसमें उड़ान और गैर उड़ान दोनों कर्तव्य शामिल है, ये सही हो जाएगा। तीसरा देखिए, उड़ान के बीच पायलटों के लिए आवश्यक न्यूनतम आराम अवधि निर्धारित करना, ये भी गलत है। अधिकतम गति निर्धारित करने के लिए जिस पर एक विमान संचालित हो सकता है, तो ये भी गलत है। आपका जो सही ऑप्शन है वो बी ऑप्शन है इसका करेक्ट ऑप्शन। 90 में आते हैं, किस राज्य में ईगल नेस्ट वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो स्थित है? उत्तराखंड, अरुणाचल, वेस्ट बंगाल, हिमाचल। तो ये अरुणाचल प्रदेश जो है वो सही हो जाएगा। लगातार चौथी बार बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के रूप में कौन शपथ लेंगे? तो ये शेख हसीना थी। ये देखिए पुराना टेस्ट सीरीज है, तो वो क्योंकि इसी साल का न्यूज़ है तो शेख हसीना थी, लेकिन ये तो बाद में अभी आप देखो तो लगभग अगस्त के महीने में काफ़ी ज़्यादा उलटफेर हुआ, और इस समय पर जो वहाँ पर अंतरिम प्रधानमंत्री हैं वो यूनूस हैं, मोहम्मद यूनूस। ठीक है, तो वो हैं। तो अभी तो शेख हसीना जो है वो अपनी कंट्री छोड़ करके भागी हुई हैं। 92 नंबर में आते हैं, भारत के पहले डार्क स्काई पार्क का खिताब किस टाइगर रिजर्व को मिला? तो ये पेंच टाइगर रिजर्व, और ये कहाँ पर है? तो ये यम्बी में है। देखिए यम्बी में बहुत ज़्यादा टाइगर रिजर्व देखने को मिलते हैं आपको, इवन वहाँ पर बहुत ज़्यादा नेशनल पार्क है। आगे चलते हैं, 93 नंबर पर दूरसंचार अधिनियम 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह लचीली स्पेक्ट्रम आवंटन विधियों का परिचय देता है जो संचार प्रौद्योगिकी की प्रभावी तैनाती के लिए महत्वपूर्ण है। दूसरा, अधिनियम बाजार की सकंता को कम करने और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा का समर्थन करने के लिए कार्यात्मक पृथक्करण को बढ़ावा देता है। तीसरा है, अधिनियम सार्वजनिक आपात स्थितियों के दौरान सरकार को महत्वपूर्ण शक्तियां देने से रोकता है जिससे नागरिक की गोपनीयता सुरक्षित रहती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है। तो 93 का जो आपका सही ऑप्शन है वो ए ऑप्शन है। 93 का जो सही ऑप्शन है दैट इज ए ऑप्शन, यानी पहला और दूसरा ऑप्शन जो है वो सही है, तीसरा जो है वो गलत है। तो तीसरा गलत है, पहला और दूसरा जो है वो सही है। आगे चलते हैं हम 94 में, स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्वच्छ सर्वेक्षण भारत भर के शहरों और कस्बों में स्वच्छता, सफाई और स्वास्थ्य रक्षा का एक वार्षिक सर्वेक्षण है। दूसरा, स्वच्छ सर्वेक्षण के तहत शहर के मूल्यांकन के लिए अपशिष्ट प्रबंधन में सामुदायिक भागीदारी और व्यवहार परिवर्तन कुछ फोकस क्षेत्रों में से एक है। तीसरा है, स्वच्छ सर्वेक्षण आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय MOHUA द्वारा कार्यान्वयन भागीदारी के रूप में क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ आयोजित किया जा रहा है। तो 94 का जो सही आंसर है दैट इज सी ऑप्शन। सी ऑप्शन जो है वो सही है, यानी पहला और तीसरा जो है वो सही है, दूसरा ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा। तो पहला और तीसरा सही है, दूसरा जो है वो गलत है। आगे चलते हैं 95 नंबर में, GFI यानी ग्रीन फ्यूल्स अलायंस इंडिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? गठबंधन का लक्ष्य भारत को हरित हाइड्रोजन उत्पाद और निर्यात में वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करना। ठीक है, यह डेनमार्क और भारत के बीच गठबंधन है, ये भी सही है। तीसरा आप देखेंगे, हरित ईंधन प्रौद्योगिकी पर संयुक्त अनुसंधान और विकास परियोजनाओं को सुविधाजनक बनाना GFI में शामिल सहयोग के प्रमुख क्षेत्र हैं, ये भी सही है, यानी कि सभी के सभी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएंगे। 96 में आते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके लिए ठंडी जलवायु की आवश्यकता होती है। ठीक है, आदर्श विकास तापमान 18 से 30 डिग्री की सीमा के भीतर होता है। देखिए ये इन फसलों में से किससे मैच कर रहा है वो आपको देखना है। इसे तटस्थ pH वाली अच्छी जल निकासी वाली दोमट मिट्टी में उगाया जाता है। ठीक है, यह हल्की ठंड को सहन कर सकता है लेकिन अत्यधिक गर्मी के प्रति संवेदनशील है। तो ये दाल है, कौन सी ऐसी फसल है? तो ये दाल के बारे में इतनी सारी बातें जो है वो दी गई। 97 में आते हैं, फर्स्ट स्टेम भारतीय विज्ञान प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग सुविधाएं मानचित्र अनुसंधान एवं विकास अनुसंधान और विकास सुविधाओं को साझा करने के लिए राष्ट्रीय वेब पोर्टल है। ठीक है,
फर्स्ट स्टेम भारतीय विज्ञान प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग सुविधाएं मानचित्र द्वारा शुरू की गई समावेश परियोजनाएं एक कल्याण पहल हैं जहां समुदाय सामूहिक गतिविधियों में संलग्न होते हैं जो सभी सदस्यों के लिए शारीरिक और मानसिक कल्याण को बढ़ावा देते हैं। तो 97 का जो ऑप्शन है दैट इज ए ऑप्शन, 97 का केवल एक ऑप्शन जो है वो सही है, दूसरा ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा। 98 में आते हैं, बंगाल की खाड़ी में कृष्णा गोदावरी बेसिन डीप सी प्रोजेक्ट किसके द्वारा संचालित किया जा रहा है, तो ये ONGC, ठीक है, इसके द्वारा चालू किया गया है। 99 में आते हैं, PM मोदी ने 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किस शहर में किया है, तो ये नासिक में किया है, महाराष्ट्र के नासिक में किया है। आगे आते हैं, 100वें में भारतीय नौसेना का बहुराष्ट्रीय अभ्यास मिलान 24 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो ये आपका विशाखापत्तनम में किया गया है। तो विशाखापत्तनम जो कि आपको यहाँ पर आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर एक्सरसाइज किए गए हैं। ज़्यादातर एक्सरसाइज आप देखोगे तो समुद्र में समुद्र नौसेना अभ्यास जब भी होता है तो ज़्यादातर आपको विशाखापत्तनम वाले रीजन या तो अरेबियन सी या तो बे ऑफ बंगाल में ही आयोजित किए जाते हैं अगर इंडिया में होते हैं तो यही तो आपके समुद्र हैं और यहाँ पर ही आपकी एक्सरसाइज वगैरह होते हैं। तो ये रहे टोटल 100 क्वेश्चन। होप सो आपको पसंद आया होगा और अगर आपको पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप फीडबैक देने की कोशिश करें एंड इससे आपकी प्रैक्टिस होगी और अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट किए हो तो आप समझ पाते हो कि किस तरीके से आपको क्वेश्चंस जो है वो डील करने हैं। तो होपफुली आपको अच्छा लगा होगा ये सेशन। मिलते हैं किसी नए वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।